नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मार्क्सवादी आलोचना पर विचार करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 16 का अंश है। इससे पहले इस विषय पर हम लोग 2 संवाद कर चुके हैं और इस आलोचना के सिद्धांतों से थोड़ा परिचय प्राप्त कर चुके हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिससे मार्क्सवादी आलोचना प्रभावित होती है, उस पर चर्चा हुई थी और यह भी देखा गया था कि मार्क्स की दृष्टि वस्तु जगत को परम सत्य मानती है और उसके अनुसार विचार जगत वास्तव में भौतिक जगत का मानव मस्तिष्क में पड़ा हुआ प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स ने किस प्रकार आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद और पूंजीवाद के ऐतिहासिक विकास की दिशा स्पष्ट की, इसकी भी चर्चा हुई थी और यह भी देखा गया था कि प्रत्येक कलाकार अपने वर्ग का प्रतिनिधि मात्र होता है, इसलिए पूंजीवाद की समाप्ति एवं साम्यवाद की स्थापना के उद्देश्य से उसे मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि की जरूरत पड़ती है, ताकि सर्वहारा को साथ लेकर साम्यवाद की स्थापना में साहित्यकार अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। और मार्क्सवादी आलोचना की शुरुआत फ्रांज मेहरिंग और जॉर्जी प्लेखनोव से हुई थी और वहाँ से होते हुए क्रिस्टोफर कॉडवेल, लुकाच तक कैसे बहुत तेरे आलोचक आते हैं जिन्होंने अपनी दृष्टियों से समृद्ध किया, उनके नामों की थोड़ी चर्चा हुई थी। जैसे मार्क्सवाद की राजनैतिक विचारधारा एक रेखीय नहीं है। मार्क्स और एंगल्स ने तो सिद्धांत दिए, परंतु उसके विकास में कई पीढ़ियों का अपनी अपनी तरफ से योगदान है। बल्कि इस आधार पर कई समूह बन गए, जैसे मार्क्सवाद का लेनिन स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो जैसे राजनैतिक विचारधारा में बहुतेरे चिंतकों का योगदान है, लेनिन, प्लेखानोव, ट्रोट्स्की, स्टालिन, इन लोगों से मार्क्सवाद की राजनीतिक विचारधारा विकसित हुई। सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, इनमें आपस में बहुत गहरे मतभेद हैं। उसी प्रकार दार्शनिकों, विचारकों, आलोचकों की भी लंबी परंपरा है। लुकाच, सात्र, वाल्टर बेंजामिन, मार्कुजे, फिशर, लूसिए गोल्डमान, रॉबर्ट बाइमन, एडोनो, मैनहाइम, टेरी इगल्टन, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक विचारक, आलोचक हुए जिनके अवदान से मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का विकास हुआ। और जैसा कहा गया कि इनमें आपस में बहुत गहरा मतभेद है, ये एक दूसरे से असहमत होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। मार्क्सवादी समीक्षा में जो बातें पहले होती थी, उनका विरोध खुद सोवियत संघ में होने लगा था, चीन में होने लगा था। लू शुन ने नए सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता दिखाई थी। बहुत सारी बातों पर इनके
मतभेद रहे हैं, इनमें आपस में बहस चलती रही है, पर उस लंबी बहस को 4 मुख्य बिंदुओं में हम देख सकते हैं। पहला बिंदु है आधार, अधिरचना और साहित्य। दूसरा बिंदु है वस्तु रूप की द्वंद्वात्मकता। तीसरा बिंदु है प्रतिबद्धता और चौथा बिंदु है सौंदर्य बोध की समस्या। इन चारों बिंदुओं पर विभिन्न आलोचकों ने अपनी अपनी बात रखी है। यदि पहले बिंदु से शुरू करें, आधार, अधिरचना और साहित्य। आधार वास्तव में आर्थिक संरचना है, अधिरचना उसका उत्पादन है। इसके अंतर्गत कानून, राज्य, राजनीति और विचारधारा को शामिल किया जाता है। अब जब विचारधारा कहते हैं तो विचारधारा के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, कला ये सब आते हैं। और जैसा माना गया था कि अधिरचना आर्थिक संरचना का उत्पादन है, लेकिन फिर बाद में यह देखा गया कि नहीं, अधिरचना भी आधार को प्रभावित करती है। यानी आधार से अधिरचना प्रभावित होती है और अधिरचना से भी आधार प्रभावित होता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। मार्क्स ने खुद तो विचारधारा को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। फ्रांस में इस पर बहुत विचार किया गया था और यह माना गया कि यह एक प्रकार की सामाजिक चेतना है जो खास आर्थिक संरचना के मेल में होती है। यानी आर्थिक संरचना और सामाजिक चेतना का आपस में संबंध होता है। अब यह संबंध कैसा होता है, इस पर मतभेद है। बच्चन सिंह ने 3 प्रकार के मतभेदों की चर्चा की है। एक तो कट्टर समाजशास्त्रीय मत है, जो मानता है कि साहित्य कलात्मक रूप से विचारधारा के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी उसमें विचारधारा को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये बहुत कट्टर समाजशास्त्रीय मत है। दूसरी तरफ अर्न्स्ट फिशर जैसे विचारकों का मत है कि साहित्य अपने समय की विचारधारा का अतिक्रमण करता हुआ उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जिन्हें विचारधारा छिपाए रखती है। और टेरी ईगल्टन जैसे विचारकों का मानना है कि साहित्य विचारधारा का रूपांतरण करता हुआ वास्तविकता का संवेदनात्मक साक्षात्कार करता है। इन तीनों बिंदुओं को रखते हुए बच्चन सिंह ने कहा कि पहला मत तो बहुत ज्यादा दुराग्रहपूर्ण और सांप्रदायिक है कि साहित्य कलात्मक रूप से विचारधारा के अलावा कुछ भी नहीं। उसे तो बिल्कुल अस्वीकार्य उन्होंने बताया। टेरी ईगल्टन का जो मत था उसमें भी विचारधारा के रूपांतरण की बात कही गई। यानी एक तरह से वह भी विचारधारा के बाहर नहीं जाता। इसलिए बच्चन सिंह जी ने अर्न्स्ट फिशर वाले सिद्धांत को ज्यादा महत्वपूर्ण माना।
कि कलात्मक रूप में साहित्य अपने समय की विचारधारा का अतिक्रमण करता हुआ उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जिन्हें विचारधारा छिपाए रखती है। और साहित्य इन अंतर्विरोधों की पहचान करता है, क्योंकि कला का संबंध मनुष्य के इंद्रिय बोध और भावों से भी है। इसको बिल्कुल हम हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन सभी दृष्टियों से मार्क्सवादी आलोचना का विकास होता है और यह माना गया कि मार्क्सवाद जीवन शक्तियों के आधार पर कलाकृति की श्रेष्ठता स्वीकार करता है। यानी इतना तो स्पष्ट है कि इस मार्क्सवादी आलोचना का आधार बौद्धिक है, पर यह मान लेना कि मार्क्सवादी आलोचना कला में भाव तत्व की आवश्यकता नहीं समझती, यह इस आलोचना के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझना होगा। भाव, संवेदना, शैली की सजीवता के कारण एक कलाकृति अपेक्षाकृत कम गंभीर और उलझे हुए बुद्धि तत्व के साथ भी संवेदना तत्व की प्रौढ़ बुद्धि तत्व वाली कलाकृति से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट मानी जाएगी। अमृत राय ने मार्क्सवादी आलोचना पर बात करते हुए लिखा था कि यह साहित्य की वह समाजशास्त्रीय आलोचना है जो साहित्य के ऐतिहासिक और गतिशील पक्ष के संबंध का उद्घाटन करती है। यानी इस आलोचना में एक ऐतिहासिक दृष्टि भी है, भाव पक्ष का बौद्धिक एवं उपयोगितावादी उद्घाटन भी है और शैली के सरल, स्वाभाविक, जनोपयोगी स्वरूप की भी चर्चा इसमें होती है। जो मार्क्सवादी आलोचना की विविध दृष्टियों की बात हो रही थी, तो इतना मानना होगा कि यह कोई जड़ या स्थिर सिद्धांत नहीं है, इसका निरंतर विकास होता आया है। आज हम जब मार्क्सवादी आलोचना की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य है साहित्यिक कृति की पूर्णता के साथ व्याख्या करना। जब पहले मार्क्सवादी आलोचना की बात होती थी तो उसमें रूप को थोड़ा अपेक्षाकृत हीनता बोध से देखा जाता था, लेकिन बाद की मार्क्सवादी आलोचना ने इस बात को समझा कि वस्तु को रूप से निचोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य के इतिहास में रूपों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और विषय वस्तु एक रहे फिर भी वस्तु रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जो शुरू में मार्क्सवादी आलोचना में रूप की बड़ी खिलाफत की जाती थी, विरोध किया जाता था रूप का, कोई रूप की बात करता था तो उसको प्रतिक्रियावादी मान लिया जाता था। लेकिन बाद की जो दृष्टि आई उसमें रूप की विशेषताओं पर भी मार्क्सवादी समीक्षा का ध्यान गया, क्योंकि वस्तु वही नहीं है जो काव्य में सामने सामने दिख रही है, एकदम सामने दिख रही है, वही केवल वस्तु नहीं है। बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, शैलियों के माध्यम से भी वह वस्तु उपस्थित हो सकती है। तो इसलिए अगर हम इस पक्ष पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि उस वस्तु का साक्षात्कार कर ही नहीं पाए, और आलोचक का कर्तव्य है कि इस रूप को भी पहचाने। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना ने अब रूप की बात भी करनी शुरू की,
क्योंकि वह साहित्यिक कृति को ज्यादा पूर्णता के साथ व्याख्यायित करना चाहती है। इसलिए रूप, शैली, अर्थ के प्रति उसको ज्यादा संवेदनशील होना ही है। रूप के परिवर्तन का अर्थ वस्तु में परिवर्तन है, और जब रूप बदलता है और यह मानते हैं कि रूप के साथ वस्तु में परिवर्तन आता है, तो कहीं ना कहीं पूरे ऐतिहासिक बोध में परिवर्तन आ जाता है। जो भाव और विचार हैं वह बिंबों, प्रतीकों, उपमानों के माध्यम से मूर्त होते हैं। इसलिए इस जटिल संबंध का अन्वेषण आवश्यक है। इसीलिए टेरी ईगल्टन जैसे आलोचक यह मानते हैं कि मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है, जिसमें उसके रूप, शैली, अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। और इस रूप पक्ष को शामिल करने के बाद मार्क्सवादी समीक्षा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। फिर प्रतिबद्धता की बात उठती है कि साहित्यकार को शोषित और पीड़ित के साथ होना है। अब यहां भी स्टालिन के ज़माने में पार्टी की नीतियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर 1934 में गोर्की ने समाजवादी यथार्थ के सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार साहित्य को क्रांतिकारी होना ही चाहिए। इस प्रकार प्रतिबद्धता को कुछ ज्यादा ही अनिवार्यता दे दी गई। शायद यह भुला दिया गया कि पक्षधरता के बिना भी उच्च कोटि का साहित्य लिखा जा सकता है। शोषित जनता के प्रति प्रतिबद्धता तो एक बात है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लेखक अपनी कला के प्रति भी प्रतिबद्ध हो सकते हैं। तो एक बीच का रास्ता कि लेखक को शोषित जनता के प्रति भी प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसे अपनी कला के प्रति भी प्रतिबद्ध होना चाहिए, इसको शायद इस सवाल को उपेक्षित कर दिया गया मार्क्सवादी आलोचना में, और प्रतिबद्धता के सवाल को ज्यादातर राजनैतिक संदर्भों में देखा जाने लगा। पर यह भी याद रखा जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हो सकते हैं जो राजनीतिक अर्थ में प्रतिबद्ध नहीं हैं, फिर भी वे श्रेष्ठ साहित्यकार हो सकते हैं। जैसे काफ्का को मार्क्सवादियों ने कभी बढ़िया नहीं माना, क्योंकि प्रतिबद्धता के आधार पर प्रतिबद्धता का सवाल उठाया गया। लेकिन जब लूसिए गोंडमान ने काफ्का को बहुत श्रेष्ठ यथार्थवादी साहित्यकार घोषित किया, तो इस संबंध में भी मार्क्सवादी आलोचना को एक झटका लगा और बिल्कुल एक दूसरे छोर पर मार्क्सवादी आलोचना पहुंच गई। तो कुल मिलाकर प्रतिबद्धता के सवाल पर भी इन लोगों में आपस में बहुत सारी बहस हुई। सौंदर्य के प्रश्न पर भी विचार किया गया। इसमें भी इन लोगों में बहुत आपस में अंतर है। यह माना गया कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र साहित्य के सामाजिक पक्ष या शोषित की पक्षधरता को लेकर चलेगा। यदि वह शोषित के पक्ष में नहीं है
तो उसकी सुंदरता खो जाएगी। पर यहां भी इस दृष्टि में एक उपयोगितावादी दृष्टि दिखाई देती है। इस प्रकार सौंदर्य को लेकर भी इन लोगों में बहुत सारे मतभेद रहे हैं। हिंदी में जब मार्क्सवादी आलोचना आती है तो उस समय तक ये सारी बहसें उसके सामने थीं, और 1936 के आसपास हिंदी में इसका विकास होता है। उन सारी ऐतिहासिक परिस्थितियों की चर्चा और हिंदी साहित्य के संदर्भ में मार्क्सवादी आलोचना की चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है आपको आज का संवाद अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।